नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो पेपर 1 होता है, तो उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चंस बनते हैं वह एनसीईआरटी पर आधारित होते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वह क्लास 3rd से लेकर यानी कि तीसरी, चौथी, 5वीं तक की क्लास की एनसीईआरटी जो है आपके सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप पर्यावरण सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उसका आकलन करना है आपको, तो उसके लिए कौन सी उपकरण और कौन सी सामग्री जो है सहायक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है परियोजना कार्य, ऑप्शन बी है क्षेत्र भ्रमण और ऑप्शन सी है जनरल लिखना और ऑप्शन नंबर डी है विचार मानचित्रण। तो परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट जो वर्क दिया जाता है स्टूडेंट के लिए, वह जो है वह प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के लिए और जो भी अगर बच्चों का आकलन करना है तो वह उसमें सहायक होता है प्रोजेक्ट वर्क। आप बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपने आसपास के जो समाज होंगे और आसपास का पर्यावरण उसके साथ अपने जीवन को जोड़कर उससे संबंधित समस्याओं को हल करता है। और ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप जो है वह भी पर्यावरण अध्ययन के लिए एक सहायक उपकरण माना जाता है। ऑप्शन सी जनरल लिखना, यह भी सहायक है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में, और विचार मानचित्र भी सहायक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, सभी ही जो है इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। ठीक, ये तीनों जो हैं परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना और विचार मानचित्रण, यानी कि ए बी सी डी जो है चारों ही राइट आंसर होंगे। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो हमारे देश के कौन से राज्य में लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा में। गोवा में अधिकतर लोग जो हैं वहाँ के, वह नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे नारियल का तेल अधिक मात्रा में होता है गोवा में। और केरल में क्या होता है कि केरल में लोग, वहाँ का मुख्य भोज्य पदार्थ जो है वह है टैपियोका। ठीक, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन नंबर ए है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ऑप्शन बी है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, ऑप्शन सी है बंजर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो आज इसका आंसर देना काफ़ी आसान है क्योंकि यदि बार बार किसी भी खेत में धान की फसल उगाई जा रही है तो उसकी जो मृदा होती है वह बंजर हो जाती है, क्योंकि धान की फसल जो होती है वह, उससे खेत की उर्वरता जो है अधिक नष्ट होती है। हाँ, धान की फसल अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं धान की फसल के लिए, और जो भूमि होती है वह अनुपजाऊ हो जाती है धान का फसल बार बार बोने से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बंजर हो जाती है भूमि। जब किसी भी खेत में आप बार बार धान की फसल उगाते हैं तो आपकी भूमि जो हो जाती है वह बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं क्योंकि इसको एनसीईआरटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। तो यह ऑप्शन जो है वह सही होगा क्योंकि जो रेगिस्तानी वृक्ष होती है उसकी ऊंचाई 4 मीटर ही होती है।
ऑप्शन नंबर बी है इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो यह कथन भी सही है कि इसकी जो ऊंचाई होती है रेगिस्तानी ओक वृक्ष की, वह इसकी ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती है। जब तक कि इसको पानी न मिल जाए तब तक यह अंदर जाती रहती है ज़मीन के अंदर। ऑप्शन सी है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। तो हाँ, यह कथन जो है सही है। रेगिस्तानी ओक का जो वृक्ष होता है उसके तने में पानी एकत्रित रहता है। ऑप्शन डी है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो यह कथन भी सही है। यह वृक्ष जो है ये आबू धाबी में नहीं, यह वृक्ष जो है वह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट हो जाएगा डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो कथन ए बी सी है सही है, और अब जो कथन डी है वह गलत है। तो ए बी सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ऑप्शन नंबर ए है वे अंडे देते हैं। ऑप्शन बी है जहरीले होते हैं। ऑप्शन सी है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है उनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे अंडे देते हैं। इसमें छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप चारों के बारे में देखा जाए तो चारों की विशेषता यही है कि वह जो है अंडे देते हैं। और जो जंतु अंडे देते हैं उनको अंडयुज, और जो जंतु बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप की विशेषता है कि ये सभी के सभी अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है इस पौधों में पत्तियां हैं। कौन सा पूछा है कि कौन सा पौधा ऐसा है जिसकी पत्तियों से जिसकी जो पत्तियां होती हैं उनका हम सब्जियों की तरह प्रयोग करते हैं और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पालक, ऑप्शन बी है नारियल, ऑप्शन सी है बंद गोभी और ऑप्शन नंबर डी है सरसों। तो सरसों ही वह पौधा होता है जो कि जब छोटा होता है तो उसकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। ठीक, जब छोटे रहते हैं सरसों के पौधे तो उससे सब्जी बनाई जाती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो उनके बीज से तेल निकालने का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव यानी कि जल का अभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, यानी किस प्रकार से बच्चों का आकलन करेगी अगर अध्यापिका को जलाभाव से संबंधित समस्या के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो केवल नारे लिखने के लिए कहकर जलाभाव के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी है उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आप बच्चों को जलाभाव के विषय में बता सकते हैं, यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। तो यह कथन ही सबसे आपका सही कथन होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को अगर जलाभाव के विषय में समझाना है तो सबसे पहले उन्हें जल की महत्ता को, जो भी जल का महत्व है उसको समझाने के लिए किस प्रकार से जल का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें, और आने वाली परेशानियां और समस्याओं के बारे में आप बच्चों को बताएंगे, जैसे कि बच्चे जिससे आगे होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनसे परिचित हो जाएंगे कि जलाभाव के कारण क्या हो सकता है, और अपने दैनिक जीवन में जल की बचत प्रारंभ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को करना ही क्या है आपको कि ईवीएस को बच्चों के जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। यहाँ पर एनसीईआरटी के अंतर्गत यही बताया गया है कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी विषय आपको बच्चों को पढ़ाना है, जो भी समस्याएं हैं उनको उनके जीवन से जोड़कर पढ़ाएं, उससे कि बच्चे किसी भी समस्या का बेहतर ढंग से समाधान करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से फैलने वाला रोग का समुच्चय है।
ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड जो है वह मच्छरों से नहीं फैलता है, बल्कि अशुद्ध खाद्य पदार्थों, अशुद्ध भोज्य पदार्थों से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी है हैज़ा, डेंगू, मलेरिया। तो हैज़ा जो है वह जल, अशुद्ध जल, मक्खियों, इनसे फैलता है। तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो हाँ, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो है यह बीमारी मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है साफ सुथरा रेखांकन। ऑप्शन बी है गणनाएं और अनुमान। ऑप्शन सी है माप के अनुसार चित्रण करना। ऑप्शन डी है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ही होता है सापेक्ष जो भी स्थिति है और दिशा बोध की जानकारी करना। मानचित्र से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न को बच्चों को सॉल्व कराया जाता है, किसी भी प्रश्न को मानचित्र से जो संबंधित है, तो उसका उद्देश्य ही होता है सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी बच्चों को कराना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोज्य पदार्थों के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उनके बारे में चर्चा करें। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो अगर आपको कक्षा 4 यानी कक्षा 4 का अगर विद्यार्थी है और उसको आपको बताना है कि हमारे देश में जो भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं हैं उसके विषय में अगर आपको जानकारी देना है बच्चों को, कक्षा 4 के बच्चों को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह यही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपने देश के विभिन्न राज्यों यानी अलग अलग राज्यों में जो भी भोज्य या जो भी खाद्य पदार्थ वहाँ पे खाया जा रहा है उससे संबंधित प्रोजेक्ट कार्य आप बच्चों को देंगे, जिससे कि बच्चे जगह जगह से जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपको स्पष्ट हो जाएगा अगर आपने ईवीएस की पिछली क्लास नहीं देखी है। एनसीईआरटी पर आधारित जो है आपका सीटेट के लिए ईवीएस की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पर आपके इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर पक्षियों का अवलोकन करते समय यह ज्ञात होता है कि अधिकांश जो पक्षी होते हैं वह उनकी आँखें जो हैं घूम नहीं सकती, यानी कि जो उनकी नेत्र की पुतली होती है वह स्थिर होती है, घूम नहीं सकती है, इसलिए वह अपनी गर्दन को इधर उधर अधिक हिलाते हैं। किसी भी चीज़ को देखने के लिए गर्दन को हिलाते हैं तभी वो वस्तु उनको दिख पाती है, क्योंकि उनकी पुतलियाँ जो है नहीं घूमती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए है अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन बी है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तो जूस तैयार करके आप अधिक समय तक नहीं रख सकते क्योंकि वह ख़राब हो जाएगा, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक के थैले में रखना। तो ऐसा भी नहीं है कि प्लास्टिक के थैले में आप आम को अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में रखना, और रेफ्रिजरेटर में रखने से भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको आम खाना पसंद है तो आम को संरक्षित रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अचार और आम का पापड़ बनाना होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है
इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है केवल इसे छोड़कर। यानी कि प्राथमिक कक्षा में यदि आप पर्यावरण का अध्ययन कराने के लिए कौन से जो उपागम है वह सहायक होंगे, ठीक, ये पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है मूर्त से अमूर्त, तो यह जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह की ज्ञान, किसी भी तरह की शिक्षा बच्चों को देना है तो आप पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ ही देते हैं। पहले मूर्त चीज़ों को बताएंगे बच्चों को, उसके बाद अमूर्त की तरफ लेके जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है सरल से कठिन की ओर। हाँ, तो पहले आप बच्चों को कुछ आसान चीज़ों को बताएंगे, फिर उसके बाद आसान चीज़ों के साथ जोड़कर ही, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही कुछ कठिन तथ्यों को उनको बताएंगे। ऑप्शन सी है स्थानीय से वैश्विक, तो यह भी सही होगा। पहले आप स्थानीय चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि आसपास की चीज़ें हैं जिससे बच्चे परिचित हैं, उसके बाद वैश्विक समस्याओं के बारे में बच्चों को बताएंगे। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो यही कथन जो है गलत हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त नहीं बल्कि मूर्त से अमूर्त होता है। यानी कि ए बी सी जो है वह कथन जो है वह सही है, और ऑप्शन नंबर डी जो है अमूर्त से मूर्त की ओर, यह कथन गलत है। तो प्रश्न में पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो यही नहीं होगा ऑप्शन नंबर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि केवल डी जो है इसको छोड़कर बाकी सभी जो ऑप्शन हैं वह पर्यावरण अध्ययन के लिए सहायक होंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन बी है आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन सी है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन डी है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो यही आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वह सही होगा इस प्रश्न का। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो या कोई भी आपको समस्या संबंधित समाधान अगर कराना है, बच्चों को सिखाना है कुछ भी, तो आप यही करेंगे कि जो भी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है उनसे जोड़कर बच्चों को सिखाएंगे, जिससे कि बेहतर ढंग से बच्चे सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन ए है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे में कहना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मानचित्र शिक्षण अगर बच्चों को कराना है, मानचित्र से संबंधित समस्याओं को बच्चों को बताना है, तो आपके लिए सबसे उचित यही होगा कि उनके परिवेश के साथ जोड़कर उनको सिखाएं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के साथ जोड़ेंगे जिससे कि बच्चे जो हैं बेहतर ढंग से सीखेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे जो हैं बेहतर ढंग से सीखें और उनका सीखना जो है वह सार्थक हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, तो केवल ये समझाना बच्चों को कि पौधे सजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी है अधिकतम पौधों के नाम लिखना, तो केवल नाम लिखकर आप पौधे के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन डी है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापिका जो है वह
उसके अनुसार विद्यार्थी जो है अपने आसपास के पौधों का अच्छी तरह से अवलोकन करे। इसके लिए क्या करना होगा कि छात्रों से कहे कि उसकी ऊंचाई, जो भी पौधे हैं, जो भी वृक्ष हैं उनके आसपास, उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और जो जो स्थान है जहाँ पर वे पौधे उग रहे हैं उनके और अंतर जो भी उनमें है उसका अवलोकन करें। ठीक, जिससे कि बच्चे अलग अलग वृक्षों, अलग अलग पौधों से परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।